यमन में एक भारतीय महिला निमिषा प्रिया अपनी जिंदगी के सबसे कठिन मुकाम पर खड़ी है। एक दर्दनाक हादसे में उसने कभी भी नहीं चाहा था कि मेहदी की मौत हो जाए। ये सब एक गलत दवाइयों के ओवरडोज का नतीजा था, लेकिन कानून की नज़र में ये हत्या मानी गई। मेहदी ने उसे और उसके साथी हन्नान को तंग किया था और उनका इरादा सिर्फ उसे बेहोश करके पासपोर्ट छीनने का था, ताकि वो अपने देश भारत लौट सके। लेकिन नियति ने एक खौफनाक मोड़ लिया और अब निमिषा प्रिया को मौत की सजा मिल सकती है। उसकी बचने की एकमात्र उम्मीद मेहदी की पत्नी की माफी है, जो उसके जीवन की दिशा तय कर सकती है। क्या निशा की किस्मत पलटेगी या फिर उसकी हत्या का आरोप कभी भी नहीं मिटेगा? ये कहानी है एक माँ, पत्नी और बेटी की, जो अपनी जिंदगी बचाने के लिए दुनिया से लड़ रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबाइए। हम शुरू करते हैं हमारी आज की सच्ची स्टोरी। दोस्तों, निमिषा प्रिया पर कत्ल के आरोप लगे थे और वो यमन में सजाए मौत की सज़ा पा चुकी थी। निचली अदालत ने उसे मौत की सज़ा सुनाई थी और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सज़ा को बरकरार रखा। लेकिन एक उम्मीद थी, आखिरी उम्मीद, यमन के राष्ट्रपति की माफ़ी की। इस माफ़ी के जरिए वो सजाए मौत से बच सकती थी, लेकिन यमन के राष्ट्रपति ने उसको माफ़ी देने से मना कर दिया। इसका मतलब था कि अब उसके पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं था। राष्ट्रपति की माफ़ी का रास्ता बंद हो चुका था। यमन में अगर किसी को सजाए मौत दी जाती है और राष्ट्रपति माफ़ी नहीं देता है तो उसे 30 दिनों के अंदर मौत की सज़ा दी जाती है। यमन में मौत की सज़ा देने का तरीका बेहद खौफनाक है। दोषी को उल्टा करके लिटाया जाता है और उसके दिल के पास पीठ की तरफ से गोली मारी जाती है। इस समय निमिषा प्रिया के पास सिर्फ 30 दिन बचे हैं या उससे भी कम। अब सवाल ये था कि क्या उसे सजाए मौत से बचाया जा सकता है, और अगर बचाया जा सकता है तो उसका क्या रास्ता है। इस पूरे मामले की कहानी की शुरुआत कुछ साल पहले हुई थी, जब पहली बार निमिषा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। वो कहानी जिन लोगों ने नहीं सुनी उनके लिए मैं एक बार फिर से शॉर्ट में ये कहानी बताना चाहता हूँ। दोस्तों, निमिषा प्रिया केरल के पलक्कड़ जिले की रहने वाली है। वो एक मिडिल क्लास परिवार से थी और उसकी पढ़ाई नर्सिंग की है। पढ़ाई के बाद परिवार ने उनकी शादी एक व्यक्ति से कर दी और उनके पति का नाम है टोनी थॉमस। टोनी थॉमस का एक छोटा मोटा कारोबार है। शादी के बाद 2011 में निमिषा को यमन से एक नर्स की नौकरी का ऑफर मिला। ये एक बेहतर ऑफर था, इसलिए निमिषा ने यमन जाने का फैसला किया। टोनी भी उनसे बहुत प्यार करते थे और उन्होंने कहा कि वो भी उनके साथ जाएंगे, ताकि वे भी वहाँ पर कुछ कर सके। उस वक्त तक उनके 2 बच्चे भी हो चुके थे, इसलिए पूरी फैमिली 2011 में यमन पहुंच गई। यमन में निशा ने एक सरकारी अस्पताल में नर्स की नौकरी ज्वाइन की। धीरे धीरे उसका काम ठीक चलने लगा, लेकिन वो जितनी उम्मीद कर रही थी उतने पैसे नहीं कमा पा रही थी। उधर टोनी को भी ये लग रहा था कि यमन में उसका कारोबार अच्छा नहीं चल रहा, इसलिए निमिषा और टोनी ने मिलकर एक फैसला लिया कि टोनी कुछ दिनों के लिए इंडिया वापस आ जाएगा और फिर निमिषा भी वापस आ जाएगी। 2014 में टोनी बच्चों के साथ वापस केरल लौट आए, जबकि निमिषा यमन में अकेली रह गई और अपनी नौकरी करती रही। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब निमिषा को महसूस हुआ कि सिर्फ नौकरी करके ज़्यादा पैसे नहीं कमाए जा सकते। उसे लगा कि अगर उसने अपना एक छोटा सा क्लिनिक यमन में खोल लिया तो ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। उसी अस्पताल में वो जहाँ काम करती थी, एक हन्नान नाम का एक यमनी नागरिक भी काम करता था। वो निशा का अच्छा दोस्त बन गया। निशा ने हनान से बात की और कहा कि क्या वो क्लिनिक खोलने में उसकी मदद कर सकता है। हन्नान ने सहमति दे दी और कहा कि पैसे लगाने को वो तैयार है, लेकिन यहाँ एक बड़ी कानूनी रुकावट है कि यमन का कानून ये है कि कोई भी क्लिनिक, अस्पताल या दुकान केवल यमनी नागरिक के नाम पर खोला जा सकता है। यदि कोई यमनी नागरिक नहीं था तो वहाँ पर कोई भी क्लिनिक नहीं खोल सकता। निशा को इस समस्या का हल निकालना था। हन्नान ने एक रास्ता सुझाया कि वो किसी कागज पर ये दिखा दे कि वो एक यमनी नागरिक की पत्नी है, तो वो क्लिनिक खोल सकती है। निशा के पति टोनी का एक दोस्त था, तलत मेहंदी, जो यमनी नागरिक था।
टोनी ने उससे बात की और बताया कि अगर वो पेपर पर निशा का पति बन जाए तो क्लिनिक खोलने का रास्ता आसान हो जाएगा। तलत मेहंदी ने कहा कि वो इसके लिए तैयार है, लेकिन इसके बदले में वो पैसे लेगा। इसके अलावा जो भी कमाई होगी उसमें भी उसका हिस्सा होगा। निशा और टोनी ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया और फिर क्लिनिक खोला गया। क्लिनिक चलता रहा और बहुत अच्छा चला, लेकिन तलत मेहंदी का असली चेहरा सामने आ गया। जैसे जैसे क्लिनिक से मुनाफा बढ़ता गया, तलत ने अपनी मांगे भी बढ़ाना शुरू कर दी। फिर एक दिन उसने निशा से असली पति की तरह बर्ताव करना शुरू कर दिया। वो खुलकर ये बताता था कि वो निशा का असली पति है, जबकि वो सिर्फ कागज पर ऐसा था। निशा को ये बात बहुत ज़्यादा अजीब लगी। उसने अपने पति टोनी को बताया तो टोनी ने कहा कि वो मेहंदी को समझाएगा। फिर अचानक 2016 में यमन में गृह युद्ध शुरू हो गया। ये युद्ध इतना भीषण था कि पूरी दुनिया में यमन जाने पर प्रतिबंध लग गया। ना तो कोई यमन जा सकता है और ना कोई यमन से वापस आ सकता है। भारत ने भी यमन में यात्रा पर रोक लगा दी, क्योंकि वहां जाने के लिए खतरा बढ़ गया था। इस युद्ध का असर निशा पर भी पड़ा और उसका काम ठप हो गया। अब वो यमन छोड़कर केरल वापस लौटने की सोचने लगी। लेकिन एक बड़ी समस्या यह थी कि तलत मेहंदी ने उसका पासपोर्ट अपने पास रख लिया था। निमिषा ने कई बार उसे पासपोर्ट वापस करने को कहा, लेकिन वो उसे देने से इनकार कर रहा था। तलत मेहंदी अब उसे अपनी असली पत्नी की तरह ट्रीट करने लगा और निमिषा इससे परेशान हो गई थी। निमिषा ने फिर अपने दोस्त हन्नान से बात की। हन्नान ने उसे एक आइडिया दिया। उसने कहा कि अगर वो तलत मेहंदी के घर से पासपोर्ट चुराने में उसकी मदद कर सकता है। दोनों ने योजना बनाई कि वे तलत के घर पर जाएंगे जब वो बीमार हो और लोग उसे देखने जा रहे हो उस समय। हन्नान और निशा ने तय किया कि वो उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर देंगे और इसी दौरान पासपोर्ट चुरा लेंगे। वे इस योजना पर अमल करने के लिए तलत के घर पहुंचे। निमिषा ने उसे इंजेक्शन दिया और वो बेहोश हो गया। दोनों ने पासपोर्ट ढूंढा और चुपचाप उसे लेकर निकल गए। लेकिन फिर एक अप्रत्याशित हादसा हुआ। तलत मेहंदी की मौत हो गई। मौत की वजह यह थी कि निमिषा ने जो बेहोशी का इंजेक्शन दिया था वो ओवरडोज हो गया था। मेहंदी की मौत के बाद 4 दिन बाद पुलिस ने जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज में ये खुलासा किया गया कि हन्नान और निमिषा एक ही दिन तलत मेहंदी के घर आए थे। फिर अचानक मेहंदी की तबीयत बिगड़ने के बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने निमिषा और हन्नान से पूछताछ की और दोनों ने अपनी पूरी कहानी बता दी। उन्होंने बताया कि मेहंदी उन्हें तंग कर रहा था और उन्होंने उसे बेहोश करने का प्लान बनाया था, लेकिन ओवरडोज के कारण उसकी मौत हो गई। 2020 में मामला यमन की लोअर कोर्ट में गया। लोअर कोर्ट ने निमिषा को मौत की सजा सुनाई, जबकि हन्नान को उम्र भर की सजा मिली। ये फैसला सभी को चौंका देने वाला था। परिवार परेशान था। निमिषा के माता पिता, पति और बच्चे सभी बेहद दुखी थे। वे चाहते थे कि किसी भी तरह उन्हें यमन जाने का मौका मिले, लेकिन यमन में ट्रेवल पर रोक लगी थी और किसी को भी वहां जाने की इजाज़त नहीं थी। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में अपना फैसला सुनाया और लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट का मानना था कि यह हत्या थी और निमिषा और हन्नान ने जानबूझकर मेहंदी की हत्या की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनने के बाद परिवार ने एक आखिरी उम्मीद के साथ राष्ट्रपति से माफ़ी की गुजारिश की। भारत सरकार ने भी इस मामले में हस्तक्षेप करने की कोशिश की और यमन सरकार से बात की। जैसे ही वर्ष 2024 का अंत करीब आया और नए साल की शुरुआत की हुई, यानी कि अभी जनवरी 2025 में, तो ये खबर आई कि यमन के राष्ट्रपति रशद अल अमीनी ने निशा को माफ़ी देने से इनकार कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि निशा को जल्द ही मौत की सज़ा दी जा सकती है। इस खबर से परिवार और पूरा देश सदमे में है। भारत सरकार ने आश्वासन दिया कि वे इस मामले में हर संभव मदद करेंगे, लेकिन रास्ते काफ़ी सीमित है। यमन का कानून बहुत सख्त है और वहाँ पर मौत की सज़ा का आंकड़ा बहुत अधिक है। यमन में बच्चों तक को मौत की सज़ा दी जाती है और इसके आंकड़े भी बहुत डरावने हैं। ऐसे में भारत सरकार ने अपने प्रयास जारी रखे हैं, लेकिन
अब यह मामला सीधे सीधे राष्ट्रपति के हाथों से भी निकल गया है। सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट के फैसले के बाद अब निमिषा की जिंदगी सिर्फ एक महिला की हाथ में है, और वो महिला कोई और नहीं बल्कि मेहदी की पत्नी है। अगर मेहदी की पत्नी निशा को माफ़ कर देती है तो निमिषा की ज़िंदगी बच सकती है। मेहदी की पत्नी के पास दो विकल्प हैं। पहला, वह निमिषा को सीधे माफ़ कर दे, या फिर दूसरा वो ब्लड मनी की मांग करे, जिसे शरीयत के हिसाब से कई इस्लामिक देशों में माना जाता है। अगर ब्लड मनी की बात आती है तो उसकी रकम बहुत बड़ी हो सकती है, और ये मामला अब उसी रास्ते पर जा सकता है। रिपोर्टों के मुताबिक मेहदी की पत्नी ने इंडियन करेंसी में 1.5 से 2 करोड़ रुपए की मांग की थी। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन यह एक संभावना है। यदि ब्लड मनी की मांग सच है तो भारत सरकार और अन्य एनजीओ भी इस रकम को इकट्ठा करने के लिए तैयार हैं। अगर ये रकम यमन की अदालत में जमा हो जाती है तो मेहदी की पत्नी जज के सामने ये बयान देगी कि उसने निशा को माफ़ किया है, और उसके बाद अदालत निमिषा को बरी कर सकती है। हालांकि इस सारी प्रोसेस के बीच एक उम्मीद ये बनी हुई है कि मेहदी की पत्नी को समझाया जा सकता है कि निमिषा ने जानबूझकर मेहदी को नहीं मारा है, जानबूझकर उसकी हत्या नहीं की है। वो सिर्फ अपने देश लौटना चाहती थी और अपने पति से मिलना चाहती थी, लेकिन ओवरडोज के कारण यह सब एक दुर्घटना बन गई। समझौता की प्रक्रिया अब अंतिम दौर में है, और जैसे जैसे समय गुजर रहा है वैसे वैसे निमिषा की जिंदगी की तलवार की धार भी तेज होती जा रही है। अब मेहदी की पत्नी की माफ़ी पर यह निर्भर है। अगर वह माफ़ कर देती है तो मौत की सज़ा टल सकती है। अगर ब्लड मनी की बात होती है तो भारत सरकार भी उसमें अपनी हिस्सेदारी करने को तैयार है। पूरा परिवार, देश और भारत सरकार ये उम्मीद कर रहे हैं कि मेहदी की पत्नी अपने दिल में नरमी दिखाएगी और निशा की ज़िंदगी बचाएगी। ये कहानी सिर्फ एक महिला की नहीं बल्कि उस परिवार की भी है जो अपने किसी प्रिय को खोने के दर्द से गुजर रहा है। हम सब की दुआ है कि निमिषा को माफ़ किया जाए और वो अपने बच्चों और परिवार के पास सुरक्षित लौट सके, क्योंकि अगर उसकी कहानी सच है तो यह कत्ल नहीं बल्कि एक हादसा था, जिसे वो खुद से बचने के लिए एक गलती के तौर पर देखती है। निमिषा की कहानी एक दिल दहला देने वाला उदाहरण है कि कैसे एक गलती पूरी ज़िंदगी बदल सकती है, और उसके खिलाफ लगे हत्या के आरोप और मौत की सज़ा से पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया है, जबकि वो बस अपने देश वापस लौटना चाहती है। उसकी जीवन की अंतिम उम्मीद मेहदी की पत्नी की माफ़ करने पर टिकी है। इस कठिन संघर्ष में हर किसी की उम्मीद भारत सरकार, परिवार और दुनिया भर की दुआओं के रूप में उसके साथ है। हम सब बस यही चाहते हैं कि निशा की कहानी का अंत राहत और उम्मीद के साथ हो। दोस्तों, क्या कहना है आपका इस बारे में? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।